किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उसे टाल दें। वर्षों पहले की बात है जब मेरी कक्षा में पैट्रिक जे ओहेयर नाम का छात्र था। उसे बहस करने में बहुत आनंद आता था, हालांकि उसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक नहीं थी। एक बार वह शोफर का काम भी कर चुका था। वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वो वाहन बेचने का धंधा करता था और उसके वाहन बिकने बंद हो गए थे। थोड़ी सी ही बातचीत के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि उसके वाहन बिकने इसलिए बंद हो गए थे क्योंकि वो ग्राहकों के साथ जबरदस्ती की बहस करने लगता था। धोखे से भी यदि खरीदार उसके वाहन में कोई कमी निकाल दे तो फिर तो वह खरीदार के सिर ही चढ़ जाता था। पैट ने मुझे खुद बताया कि इस तरह वो बहुत सी बहसों में विजयी हो चुका है। फिर उसने बताया कि मैं आमतौर पर ही किसी ग्राहक के दफ्तर से ये कहता हुआ निकलता था, आज तो मैंने इसे सबक सिखा ही दिया। सबक तो वह सिखा देता था, लेकिन उसे माल नहीं बेच पाता था। मुझे समस्या इस बात की नहीं थी कि पैट्रिक को ठीक ठीक बोलना सिखाया जाए, बल्कि मेरी समस्या तो ये थी कि पैट्रिक को अधिक बोलने से तथा फालतू की बहस में पड़ने से रोका जाए। कुछ दिन बाद पैट्रिक ओहेयर व्हाइट मोटर कंपनी का कुशल सेल्समैन बन गया। ये सब कैसे संभव हो सका, उसी के शब्दों में सुनिए। अब जब भी मैं किसी खरीदार के दफ्तर में जाता हूँ और वह कहता है, क्या व्हाइट कंपनी की कार, वो तो एकदम बेकार है, मैं तो इस कंपनी का वाहन कौड़ी में भी न खरीदूं। मैं तो हुजिट कंपनी के वाहन खरीदूंगा क्योंकि इसके वाहन बहुत दमदार है। तो मैं कहता, इस कंपनी के वाहन खरीदने के बाद आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इस कंपनी के तो सेल्समैन भी बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर ग्राहक तो मुझे देखता ही रह जाता है। अब बहस की तो कोई संभावना ही नहीं बचती। यदि वो कहता है कि उस कंपनी के वाहन सबसे अच्छे हैं, तो मैं यह मान लेता हूँ और उससे बहस नहीं करता। अब मैं सहमत हो जाता हूँ तो पूरी दोपहर हुजिट के विषय से आगे निकलकर अपनी व्हाइट कंपनी के वाहन की अच्छाइयों के बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले इससे उल्टा होता था। यदि गलती से भी किसी खरीदार ने मेरी कंपनी के वाहन के विषय में कुछ कह दिया तो समझो उसकी खैर नहीं थी। मैं क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करता था। फिर मैं जोर जोर से हुजिट कंपनी की बुराई करता था। मेरा खरीदार मेरी प्रतियोगी कंपनी की उतनी ही अधिक तारीफ करता था। फिर वो पूरे मन से वो वाहन खरीदना चाहता था। पीछे मुड़कर जब भी मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने इतना माल भी कैसे बेच दिया। बहस करने में तथा झगड़ने में मैंने अपने जीवन के अनेक साल नष्ट कर दिए, लेकिन अब तो मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। इससे मुझे बहुत लाभ भी होता है। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ समय बाद मैंने लंदन में एक अमूल्य पाठ सीखा। उस समय मैं सर रॉस स्मिथ का व्यवस्थापक था। सर रॉस युद्ध के समय फिलिस्तीन में ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक महत्वपूर्ण आदमी थे। युद्ध की समाप्ति पर सर रॉस ने आधे संसार का हवाई चक्कर लगाकर सारे संसार को दांतों तले उंगली दबाने पर विवश कर दिया था। इस अभूतपूर्व प्रयास ने सारे संसार में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि इससे पहले ये कार्य किसी ने भी नहीं किया था। इस कार्य से खुश होकर इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें नाइट की उपाधि से विभूषित कर दिया था और फिर तो वे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे चर्चित आदमी बन गए थे। सर रॉस के सम्मान में दिए गए भोज में एक बार मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला और तभी डिनर के समय मेरे समीप बैठे एक हंसमुख से आदमी ने हास्यास्पद कहानी सुनाई, जो इस कहावत पर निर्भर थी, कोई दैवीय शक्ति हमारे भाग्य को नियंत्रण में रखती है, फिर चाहे हम कितना भी प्रयास क्यों न कर ले। कहानी सुनाने वाला कहने लगा कि वो कहानी बाइबल की है और मुझे ज्ञात था कि यह गलत था। मुझे इस बारे में कोई शक भी नहीं था। तभी महत्वपूर्ण बनने की इच्छा के कारण और खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए मैंने खुद को सुधारक समिति का अध्यक्ष बना लिया है। कोटेशन है, झूठ, बकवास, ये कोटेशन बाइबल का ही है। ये तो खुद को ही सही मान रहा था। मंगलांत कहानी सुनाने वाला वो आदमी मेरे दाईं तरफ बैठा था और मेरे पुराने दोस्त फ्रैंक गैमंड मेरी बाईं ओर बैठे थे। गैमंड ने तो शेक्सपियर का साहित्य खूब पढ़ा था, इसलिए हमें लगा कि वे ही इस बहस का अंत कर सकते थे। गैमंड ने पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और फिर मेज के नीचे से मेरे पैर पर अपना पैर मारते हुए कहा, डेल, तुम सही नहीं हो। यह आदमी ही सही है। ये कोटेशन वास्तव में बाइबल का ही है। रात को घर लौटते समय मैंने गैमंड से कहा, फ्रैंक, यह क्या? तुम तो जानते थे कि वो कोटेशन शेक्सपियर का ही है, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? इस पर फ्रैंक ने शांतचित्त होकर उत्तर दिया, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। यह वाक्य हैमलेट नाटक के 5वें नंबर के दूसरे सीन में कहा गया है। पर मेरे प्रिय डेल, हम उस भोज में मेहमान बनकर गए थे। किसी भी आदमी को गलत सिद्ध करके क्या लाभ?
इससे तो वो आदमी हम दोनों को ही नापसंद करने लगता, क्योंकि तुम उसकी इज्जत खराब करना चाहते थे। उसने तुम्हारी सलाह तो नहीं पूछी थी, वो तो अपनी राय बता रहा था, फिर बहस करने से क्या लाभ? तीखी बहस से सदा ही दूर भागना चाहिए। पहले बहस करना, लोगों की बात गलत साबित करना मेरा प्रिय शौक था, और मुझे ऐसे सबक की ही अधिक जरूरत थी। अपनी जवानी में तो मैं संसार की प्रत्येक बात पर तर्क वितर्क करने के लिए तैयार रहता था। कॉलेज जाने पर भी मैंने तर्कशास्त्र का गूढ़ अध्ययन किया तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। संभवतः लोगों में यह आदत होती है, मैं तो वहां जन्मा था। मैं संसार को दिखाना चाहता था कि मैं क्या हूँ। फिर वाद विवाद के ये गुण मैंने न्यूयॉर्क शहर में भी सिखाए। एक बार तो मैं इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखने की सोच रहा था, लेकिन अब ये सब सोचकर मुझे लज्जा आती है। मैंने अब तक के अपने जीवन में बीसियों बहसों में भाग लिया है, उन्हें देखा सुना है, और बाद में मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि ईश्वर की इस रचना में हम बहस के सिर्फ एक ही ढंग से लाभदायक हो सकते हैं, और वह ये है कि हम बहस से उसी तरह बचकर भागें जैसे हम भूकंप या सांप से बचकर भागते हैं। 100 में से 90 बार तो कोई लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्ष खुद को सही साबित करने का पूरा प्रयास करते हैं। बहस में जीत कभी नहीं हो सकती, पराजित होने पर भी आपकी हार होती है, और अगर आप जीत भी गए तो भी पराजय आपकी ही होती है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने पूरा प्रयास करके सामने वाले को गलत साबित कर भी दिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसके तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसके प्रत्येक तर्क की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन इससे भी क्या होगा? आपको अच्छा तो लगेगा कि उसे सबके सामने नीचा दिखाया है, अपमानित किया है। आपने उसके गर्व को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है। वो तो आपकी जीत पर खिन्न हो जाएगा, ताकि जिस बात को सामने वाला बिना अपनी इच्छा के मानता है वो अभी भी उसी विचार का होता है। बेन फ्रैंकलिन ने भी एक बार कहा था, जब आप बलपूर्वक बहस करके सामने वाले का विरोध करते हैं तो अनेक बार आप जीतने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन ये जीत खोखली होती है, क्योंकि इससे आप सामने वाले आदमी का सद्भाव प्राप्त नहीं कर सकते। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप बहस में नाटकीय सैद्धांतिक विजय चाहते हैं या सद्भाव प्राप्त करना। हाँ, दोनों चीजें एक साथ प्राप्त नहीं की जा सकती। बोस्टन ट्रांसक्रिप्ट में एक बार कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां प्रकाशित हुई थी। यहाँ विलियम जे का शरीर लेटा हुआ है जो मर गया। सिर्फ सही रास्ते पर चलने के लिए गाड़ी चलाते समय वो बिल्कुल सही था, पूर्णतया सही, लेकिन वो इतना ही मुर्दा है जैसे त्रुटि उसी की थी। यही बात आप पर भी चरितार्थ होती है। जब कभी भी आप बहस की गाड़ी को तेज गति से चलाते हैं तो हो सकता है कि आप पूरी तरह से सही हो, लेकिन जहाँ तक प्रश्न सामने वाले की मानसिकता बदलने का है, आपका प्रयास व्यर्थ ही होगा, क्योंकि आप सामने वाले को कभी गलत साबित नहीं कर सकते। फ्रेडरिक एस पार्सन्स एक आयकर सलाहकार थे। एक बार वे एक सरकारी टैक्स इंस्पेक्टर से 1 घंटे तक बहस करते रहे। प्रश्न $9,000 का था। पार्सन्स ये कह रहे थे कि यह राशि एक ऐसा कर्ज थी जिसके भुगतान की कोई आशा नहीं थी और इसीलिए इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, बैड डेबिट, प्रश्न ही नहीं उठता, इस पर टैक्स अवश्य लगेगा। मिस्टर पार्सन्स ने ये कहानी कक्षा में सुनाई थी। इंस्पेक्टर हठी, भाव शून्य तथा बहुत जिद्दी था। तर्कों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, तथ्य भी उसे नहीं पिघला सके। मैंने जितनी अधिक बहस की वो उतना ही अधिक अड़ता चला गया। इसलिए मैंने बहस को छोड़कर चर्चा का विषय बदल दिया और उसकी प्रशंसा करने लगा। मैंने उससे कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि यह तो बहुत छोटी सी धनराशि है जो आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखती होगी, क्योंकि आपको तो बहुत बड़ी बड़ी धनराशियों के महत्वपूर्ण तथा पेचीदा मामले निपटाने पड़ते हैं। वैसे तो मैंने भी टैक्सेशन के बारे में बहुत पढ़ा है, फिर भी मेरा ज्ञान मात्र पुस्तकीय है, लेकिन आपने तो इस विषय पर वर्षों तक काम किया है। आप इस क्षेत्र में बहुत अनुभवी हैं। काश मैं भी आपकी ही तरह अनुभवी होता, तो मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था। मैंने उसकी झूठी तारीफ भी नहीं की थी, मैंने तो बस उसके चरित्र के सकारात्मक पहलू को देखा था। इसके बाद तो वह इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर तनकर बैठ गया और घंटों अपने बारे में बताता रहा। उसने मुझे बड़े गर्व से बताया कि उसने कितने पेचीदा विषयों को सुलझाया है। फिर तो वह मुझसे दोस्त की तरह बातें करने लगा तथा अपने बच्चों के बारे में भी बताने लगा। बातें करते समय उसने मुझसे कहा कि वो इस समस्या के बारे में और विचार करेगा तथा 2-4 दिनों में फैसला भी सुना देगा। 3-4 दिनों बाद वो फिर से मेरे दफ्तर में आया और उसने मुझे बताया कि उसने मेरे टैक्स रिटर्न को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। ये कुशल टैक्स इंस्पेक्टर भी साधारण सी मानवीय दुर्बलता को प्रदर्शित कर रहा था।
उसे भी महत्व की इच्छा थी। पहले वो श्रीमान पार्सन्स से बहस करके अपने आप को महत्वपूर्ण साबित कर रहा था, लेकिन जब श्रीमान पार्सन्स ने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया तो वह बहस वहीं समाप्त हो गई तथा वह हठी, जिद्दी आदमी सहानुभूतिपूर्ण तथा दयालु आदमी में परिवर्तित हो गया था। बिट्स एंड पीसेस नाम की पत्रिका में एक बार लेख छपा था जिसमें असहमति को बहस में परिवर्तित होने से कैसे रोका जाए इस विषय पर कुछ अमूल्य परामर्श दिए गए थे। असहमति का हृदय से स्वागत करें। याद रखें, यदि दोनों पक्ष सदैव सहमत हो जाते हैं तो उनमें से एक की जरूरत पहले दिखती है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। आपको तो इस बात के लिए उस आदमी का कृतज्ञ होना चाहिए। हो सकता है कि असहमति वो एक सुअवसर हो जिसके कारण से आप त्रुटि करने से पहले ही उसे सुधार सकें। अपनी पहली ही मनोदशा पर भरोसा न करें। जैसे ही हमारे सामने कोई मुसीबत आती दिखाई दे तो हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। सावधान रहकर ठंडे दिमाग से विचार करें। ये भी तो संभव है कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में न होकर अपने निकृष्टतम रूप में हो। अपने क्रोध पर काबू पाना सीखें। किसी भी आदमी के व्यक्तित्व का कद इसी बात से मापा जाता है कि उसे किन किन बातों पर क्रोध आता है। पहले पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुन ले। अपने विरोधियों को भी बोलने का पूरा अवसर देते हुए उन्हें अपनी पूरी बात कहने दें। उनसे बहस न करें, न ही विरोध करें और न ही खुद का बचाव करें। इससे तो कभी न गिरने वाली दीवार खड़ी हो जाती है। इसके स्थान पर एक सुदृढ़ पुल बनाने का पूरा प्रयास करें। सहमति ढूंढने का प्रयास करें। अपने विरोधियों की पूरी बात सुनने के बाद बात को वहां से शुरू करें जहां से आप अपने विरोधी से एक मत हों। सदैव ईमानदार बने रहें। सदैव उन तथ्यों को खोजें जिनमें आप अपनी गलती मान सकते हैं और इसमें विलंब न करें। फिर अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लें। इससे आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। अपने आप से वादा करें कि आप अपने विरोधियों के विचारों पर ध्यानपूर्वक मनन करेंगे। आपके विरोधी सही भी हो सकते हैं। इस परिस्थिति में यह अधिक सरल है कि आप उनके विचारों पर सोचने के लिए विवश हो जाएं, बजाय इसके कि आप तीव्रता से आगे बढ़ जाएं और कोई ऐसी त्रुटि कर बैठें जिससे आपके विरोधियों को बाद में ये कहने का अवसर मिल जाए, हमने तो आपको समझने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन आपने ही हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। समस्या में दिलचस्पी लेने के लिए अपने विरोधियों को मुक्त कंठ से सराहें। जिस आदमी को आपकी बहस में दिलचस्पी है तो इसका अर्थ उसकी दिलचस्पी भी उसी विषय में है। उसे अपना सहायक समझिए, क्योंकि वो विरोधी आपका दोस्त भी बन सकता है। दोनों पहलुओं से सोचने के पश्चात ही कार्य करें। आप सामने वाले आदमी से उसी दिन बाद में या फिर अगले दिन भेंट का समय ले सकते हैं और फिर सारे तथ्यों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इस भेंट से पहले अपने आप से कुछ कठिन प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या ये संभव है कि मेरे विरोधी सही हो या फिर कुछ सीमा तक सही हो? क्या उनके तर्क में कोई बल, कोई सच्चाई है? क्या मैं कोई समस्या निपटाना चाहता हूँ या फिर सिर्फ अपने अहम को शांत कर रहा हूँ? क्या मेरी इस बहस के कारण मेरे विरोधी मुझसे दूर होते जा रहे हैं या फिर मेरे निकट आ रहे हैं? क्या उस बात से मेरी प्रतिष्ठा में कोई बढ़ोतरी होगी जो मैं करने जा रहा हूँ? मुझे जीत मिलेगी या पराजय का मुंह देखना पड़ेगा? यदि मैं जीत भी जाऊंगा तो मुझे इसका क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा? यदि मैं इस विषय में शांत रहूंगा तो क्या ये बहस यहीं पर समाप्त हो जाएगी? अपने 50 साल के सफल वैवाहिक जीवन का रहस्य ओपेरा स्टार जैन पियर्स ने कुछ इस तरह बताया था। मेरी पत्नी और मैंने बहुत पहले ये समझौता कर लिया था कि चाहे हम एक दूसरे से कितने भी क्रोधित क्यों न हो जाएं, हम ये समझौता निभाएंगे कि जब हम में से एक क्रोधित हो जाएगा तो दूसरा शांत चित्त से उसकी बात सुनेगा, क्योंकि यदि हम दोनों ही बोलने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो फिर किसी की भी बात पूरी नहीं होगी और घर में वाद विवाद तथा शोर शराबे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक बार अब्राहम लिंकन ने एक नौजवान सैनिक को अपने सहयोगी के साथ बहस में उलझने के कारण बहुत फटकारा था। लिंकन ने कहा, जो आदमी सदैव ही अपनी क्षमताओं का दोहन करने के लिए संकल्पवान रहता है वह अपने व्यक्तित्व को मतभेदों में नहीं उलझाता। इसके अलावा वो नतीजों को अनदेखा कर देता है जिन पर आपका अधिकार दूसरों जितना ही है। साथ ही उन चीजों की भी उपेक्षा कर दो जिस पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं है। मिसाल के लिए, यदि कोई कुत्ता आपके रास्ते में आ जाए तो उससे लड़ने के स्थान पर या उससे घायल होने के बजाय उस कुत्ते का रास्ता ही छोड़ देना चाहिए। यदि कुत्ते ने आपको काट लिया होता तो नुकसान आपका ही होता, भले ही आप कुत्ते को जान से ही मार डालते। खुशियाँ किसी भी बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे मानसिक नजरिए से नियंत्रित होती हैं।
प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी सगे संबंधियों को शेयर करें। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।